जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग घटना चक्र का बीपीएससी जीएस को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि ये 2024 का है। इसमें हम लोग अब तक बिहार पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग दोस्तों वन लाइनर फॉर्म में देखने वाले हैं। यह जो कि होने वाले एग्जाम बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखने वाले हैं पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। इससे जितने क्वेश्चन अब तक बिहार पीसीएस में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी के घाटी प्राप्त हुआ था। ये प्राप्त हुआ था नर्मदा नदी के घाटी के। फिर भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। आप देख सकते हैं 66 बीपीएससी में पूछा गया है, ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है कि चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये ताम्र पाषाण युग को, चालकोलिथिक युग ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। फिर आता है सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था, ये लाल रंग का। फिर उसके बाद आता है कि इस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। फिर लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में यह सबसे हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। ये लोथल, लोथल जो कि ये कहाँ पे है? गुजरात में है। फिर उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था, तो लोथल जो कि ये बंदरगाह या पत्तन नगर इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत, कला और वास्तुकला, ये जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर इसमें दिया गया है कि इस हड़प्पन कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ये बनावली और कालीबंगा से। हाथी, बैल, घोड़ा से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं पता था, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये हाथी, बैल, घोड़ा, इनमें से कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता नहीं था। ये जो कि 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद आता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो बी ए स्मिथ ये जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। फिर इसमें बताना है सही सुमेलन है, तो नवपाषाण कालीन स्थल दिया गया है और स्थान दिया गया है। उतनूर ये तेलंगाना में है। चिराद ये बिहार में है। गुफकराल ये कश्मीर में है। पाइमपल्ली ये तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद आता है कि भीमबेटका स्थल ये कहाँ पे है? तो रायसेन मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका स्थल ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद आता है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होने के सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा था? ये 900 वर्षों के। फिर उसके बाद आता है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था, तो मगध कहा जाता था। फिर आता है वैदिक काल। वैदिक काल से देखते हैं हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वैदिक काल में सबसे पहले इसमें दिया गया है कि ऋग्वेद संहिता को नवा मंडल पूर्णतः समर्पित था। ये किसको समर्पित था? ये सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। फिर आता है बुगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ से अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ये जो कि बुगज कोई, इसलिए अभिलेख ये महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर उसके बाद आता है कि प्रसिद्ध दशराज युद्धों का किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी, ये धर्मशास्त्र के समय में। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग
3000 साल पहले हुआ था। फिर उसके बाद आता है सत्यमेव जयते, लिया गया है ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। फिर आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म में है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ये कुशीनगर में हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे तो सारनाथ में दिए थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है, तो महाकश्यप है। फिर आता है प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी, ये राजगीर में हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ये राजगीर या राजगृह में। फिर कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो ये कश्मीर में आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी, तो ये कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, ये पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। फिर भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना है। आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जन्म बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म ये लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिर बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो ये पंचम पीढ़ी का है, 5वें पीढ़ी का है। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, तो ये बौद्ध धर्म की त्रिपिटक पुस्तक है। फिर उसके बाद आता है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, कहाँ पे, तो ये राजगीर में है। फिर गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता माना गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, तो ये बौद्ध धर्म जैन के लिए प्रसिद्ध था। फिर उसके बाद आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था विक्रम विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद आता है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में बताना है कौन सा कथन असत्य है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल पाल प्रथम के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, जो कि ये सही है। फिर कारण में कहा जा रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, तो ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बोधिसत्व पाद्मपाड़ी की पेंटिंग स्थित है, तो ये अजंता की गुफा में स्थित है। आप देख सकते हैं 69 बीपीएससी में पूछा गया था। फिर वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है, तो ये आत्मदमन ये जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से समान नहीं है। फिर उसके बाद आता है जैन धर्म से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो ये कुंडलग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। फिर उसके बाद आता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है, तो ये पावापुरी में स्थित है। महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई थी, तो पावापुरी में हुआ था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक एवं ज्ञान कैवल्य को प्राप्त किया था, तो ये
जंभिक ग्राम में प्राप्त हुआ था इनको पूर्ण विज्ञान या कैवल्य। फिर त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व, ये जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। फिर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो ये जमाली था। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गोसाल, जो कि अजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। फिर इसके बाद आता है बराबर, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयित के रूप में किया था, तो ये अजीवकों के द्वारा किया गया था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, ये गुप्त वंश का। फिर उसके बाद आता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाई थी, तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। इस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, तो अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र को बसाया गया था। फिर इसके बाद आता है कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया है, यह उदयन के द्वारा किया गया है। फिर प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो राजगृह कार्य करता था। फिर उसके बाद आता है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये 6वीं ईस्वी पूर्व में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ पे थी, तो ये वैशाली में थी। 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होता है, तो ये अंगुत्तर निकाय में और भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों की उपलब्धि मिलती है। फिर उसके बाद आता है मगध, मगध की राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रज या राजगृह, ये जो कि मगध की राजधानी है। मगध की प्रथम राजधानी थी, तो गिरिब्रज या राजगृह, ये जो कि मगध की प्रथम राजधानी माना जाता है। फिर इसमें दिया गया है कि कौन सा इसमें सही सुमेलन है, तो महाजनपद दिया गया है और राजधानी दी गई है। मल की राजधानी कुशीनारा थी, अंग की राजधानी चंपा थी, गंधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। फिर इसके बाद आता है प्रघोत राजा था, ये कहाँ का राजा था, तो ये अवंती का राजा था प्रघोत। अंग जनपद की राजधानी क्या थी, तो चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। अजातशत्रु किस वंश के शासक थे, तो ये हर्यक वंश के शासक थे। फिर नंद वंश के पश्चात मगर पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो ये मौर्य के द्वारा शासन किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, तो ये अजीवक था। जीवक ये जो कि बिंबिसार का चिकित्सक था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन थे, ये घनानंद थे, ये जो कि सिकंदर महान के समकालीन माने जाते हैं। फिर मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे, तो ये व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक, ये तीनों जो कि मौर्य के भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे। फिर उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है, तो विशाख दत्त है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है, तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, ये आर्थिक संबंध पर आधारित है, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, विदेश नीति पर आधारित है और धन संचयन पर आधारित है, ये सभी पर आधारित है कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक। फिर उसके बाद आता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ये राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था, तो ये लकड़ी का बना था। फिर उसके बाद आता है कि मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अभिलेख जिससे वह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है।
फिर उसके बाद आता है कि वह क्षेत्र जो शासक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत, ये जो कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। फिर आता है कि यह महाजनपद अब तक भारत का हिस्सा नहीं है, तो गंधार। अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया है कि रोमिला थापर के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था। ये 15 वर्ष की आयु में बैठा था। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले पढ़ा गया था। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये खरोष्टी में लिखी जाती है। फिर उसके बाद आता है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक के समय में हुई बौद्ध संगीति थी, तो ये तीसरी बौद्ध संगीति थी। फिर उसके बाद आता है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है, तो ये भाब्रू स्तंभ से। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में वर्णन किया गया है। फिर अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, ये जो कि धम्म का मूल उद्देश्य है। फिर उसके बाद आता है मेगास्थनीज दूत था, तो ये सेलुकस निकेटर का था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है, तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। फिर उसके बाद आता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये 7 श्रेणी में विभाजित किए थे। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। फिर उसके बाद आता है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये तक्षशिला है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ, ये जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में दिया गया है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन के प्रथम विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। फिर आता है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? ये रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। फिर पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, बिंब कैंडिफिसस और गौतमी पुत्र सतकर्णी में किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये बिंब कैंडिफिसस के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद आता है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ये कांडव वंश किया था। कला की गंधार शैली फली फूली है, तो ये कुषाणों के समय में फैली फूली है। फिर राजा खारवेल का नाम जुड़ता है, तो हाथी गुम्फा लेख से मिला है। फिर उसके बाद आता है कि दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुबिक्स राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किसका था? तो ये खारवेल का था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो ये महाघोष वाहन यानी कि चेदी वाहन से इनका संबंध था। फिर उसके बाद आता है कि टीसीएस, प्लिनी, टालमी और स्ट्रेबो में पेरिप्लस ऑफ द इथियंसी किसने लिखी थी? ये इनमें से किसी के द्वारा नहीं लिखा था। ये अज्ञात एक नाविक था, उसके द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इथियंसी लिखी गई थी। फिर उसके बाद आता है, अच्छा इसमें दिया गया है, नोट में दिया गया है कि पेरिप्लस मारिस एथियंसी या वायज अराउंड एथियंसी सी, ये जो कि एक अनाम ग्रीक इसका नाम ही है, अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी के द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। इसे विल्फ्रेडस एच स्कॉप द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इथियंसी के रूप में अनुवादित किया गया है। फिर उसके बाद आता है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो ये समुद्रगुप्त के पास। फिर उसके बाद आता है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था।
भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। फिर उसके बाद आता है कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, तो ये स्कंदगुप्त था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। फिर उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच और कम्बेर, ये जो कि उपरोक्त में से सभी ये जो कि प्रयोग में लाया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बरामहीर में से पहली बार यह व्याख्या की गई कि पृथ्वी के अपनी ध्रुव पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य एवं सूर्यास्त होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। नगरों के क्रमिक पतन के काल के इस एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये गुप्त काल की विशेषता है। फिर उसके बाद आता है कि किस वंश शासक ने मंदिरों में एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था, ये गुप्त वंश के शासक थे। फिर इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, तो ये भानुगुप्त का एरड़ अपस्तंभ लेख से प्राप्त होता है। गुप्त काल में शीशे के सिक्के को किस बड़ी संख्या में जारी की गई थी, ये सातवाहन के द्वारा जारी किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था, तो ये हरिशेर था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित है, गोर थगिरी विजित की गई थी, तो ये खारवेल के द्वारा। फिर गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग था। धर्मशास्त्रों में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो ये 1/6 था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है, तो ये बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता है। चीनी यात्री सुंग युंग भारत की यात्रा पर थे, तो ये 518 ईस्वी में थे। हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ये ह्वेनसांग के समय में भारत आया था। फिर उसके बाद आता है कि योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में इनमें से भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये वैशेषिक थे। राजवर्धन वंश की स्थापना की थी, तो ये पुष्य भूति के द्वारा किया गया था। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है कि कवि बाण निवासी था, तो ये प्रीतिकूट गांव या बिहार से। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो ये ह्वेनसांग के द्वारा किया गया था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा में के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो मथुरा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों। फिर अधोलिखित इसमें से कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में बताना है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में के दौरान आया था, ये जो कि गलत है। ह्वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये भी इसमें गलत है। फिर उसके बाद आता है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, तो मुसलमान ये जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। फिर उसके बाद दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। आइए इससे देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय। चोल काल की प्रसिद्ध था, ये ग्राम पंचायत के लिए। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, ये चोल था। फिर उसके बाद आता है कि इस राजवंश का नाम उल्लेखित संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो ये कदम्ब का नाम जो कि संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता है। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। फिर उसके बाद आता है कि रोम साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, तो ये चेर के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार कहा जाता है, तो गोपुरम को कहा जाता है। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बरेश्वरार मंदिर है, ये जो कि कांचीपुरम में स्थित है। फिर उसके बाद आता है तंजावुर बृहद बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये
राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और इसमें बताना है कौन सा इसमें सुमेलन है। राष्ट्रकूट, मलखंडे, पांडे, मदुरई, चोल, तंजाउर और होयसल, हेलिबिडी, हेलिबिड। फिर उसके बाद आता है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से देखते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया था? तो ये कालिदास के द्वारा। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगड़ी है। फिर उसके बाद आता है राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीति शास्त्र लिखी गई थी, ये कामनंदक के द्वारा लिखी गई थी। कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चित्र की जन्म कहानी है तो कार्तिकेय की है। कीर्तार्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारवी हैं कीर्तार्जुनियम पुस्तक के लेखक। फिर स्वप्न दत्ता के लेखक कौन है? तो भास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। उन स्रोतों का नाम बताए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है, तो ये संगम साहित्य। अब इसमें बताना है सही सुमेलन है, कौन सा इसमें सही सुमेलन है? तो इसमें दिया गया है चरक जो कि चिकित्सक थे। चरक क्या थे? चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त गणित के थे। बरामहिर ज्योतिष के थे। और विशाख दत्त ये नाटककार थे। फिर पूर्व मध्यकालीन जो कि 800 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। ताम्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो जावा सुमात्रा से संपर्क था। फिर उसके बाद आता है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। ये बलपुत्र देव ये इसके द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। उदंतपुरा शिक्षा के केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। उस पाल शासक का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? तो सुल्तान जैनुल आबादीन, ये जो कि कश्मीर के अकबर कहे जाते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव, ये जो कि कर्नाट वंश का संस्थापक है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह, ये जो कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारत पर मुस्लिम आक्रमण। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं दोस्तों। तो भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था 1178 में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था। ये बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बख्तियार खिलजी से। फिर नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था, इसीलिए ये फेमस है। दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में जानते हैं हम लोग। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह एक मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था और इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था, यह इल्तुतमिश का। देख सकते हैं 67 बीपीएससी में पूछा गया है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को। फिर उसके बाद आता है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? ये बलबन के द्वारा। भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत की समान प्रतिपादित किया था? तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है राजस्व के उस सिद्धांत का प्रतिष्ठान शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? तो ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था। तुगलक खान विद्रोह किया था, तो ये बलबन के समय में तुगलक खान के विद्रोह किया गया था। फिर उसके बाद आता है
खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश के बारे में जानते हैं। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जियाउद्दीन खिलजी था। ये खिलजी वंश का प्रथम शासक था। फिर उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनानायक सेनापतियों में से किसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ये जाफर खान का। फिर उसके बाद आता है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य के धर्मनिरपेक्ष बनते हैं। यह शब्द लिखा गया था A.L. श्रीवास्तव ने। फिर उसके बाद आता है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ता है। उनके पति का नाम है तो राणा रतन सिंह है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह थे। फिर उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। फिर किस सुल्तान के जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। फिर आता है कि इनमें से किसने खलीफा शक्ति के विरोध किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फिर जब उसने राजस्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्रता था। बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के लिए है? ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए है। फिर उसके बाद तुगलक और लोदी वंश। तुगलक और लोदी वंश से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये दफन है कहाँ पे? नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है कि इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ये फिरोज शाह तुगलक के। फिर दिल्ली के सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है कि फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों में बनने वाले और रख रखाव का खर्च के द्वारा वाहन किए जाते थे। ये काश्तकारों के द्वारा। वह वेनिस यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा का करके विजयनगर पहुंचा था, ये निकोलो डी कॉन्टी था। फिर उसके बाद आता है कि वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, तो ये तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी और शेर शाह सूरी इस सुल्तान में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपयोग किए थे। तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था क्या था? यह एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का स्थापित हुआ था? ये सैयद वंश का स्थापना हुई थी। किस सुल्तान ने एक नहर बसाया था? अब वह आगरा में है, तो सिकंदर लोदी। फिर आता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा छीना था, तो ये हरिहर सेकंड। फिर उसके बाद आता है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध राजा के साथ लड़ा था, तो ये कुली कुतुब शाह के द्वारा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था, तो ये देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। फिर उसके बाद आता है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध यात्री हुआ था? तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। फिर उसके बाद आता है किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पे बसाया था? तो ये कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है, तो ये हम्पी में मिलता है। फिर उसके बाद आता है तोलकापियम का संबंध है, तो ये द्वितीय संगम काल से। तोलकापियम का संबंध द्वितीय संगम काल से है। फिर उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत प्रशासन। दिल्ली सल्तनत प्रशासन से देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, तो ये रक्षा विभाग से था। दीवाने अर्ज निम्नलिखित भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो ये खराज
उस्र और मुक्तई। जवाबित का संबंध किससे है? तो राज्य कानून से है जवाबित का संबंध। फिर उसके बाद आता है संतलत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल इन धातुओं के थे, तो ये चांदी और तांबा के थे। फिर दिल्ली सल्तनत काल एवं स्थापत्य और साहित्य, इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। यह कथन किसकी है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था। फिर अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है, तो ये दक्षिण में बनता है। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो मिनाज उस सिराज हैं तबकात नासरी के लेखक। फिर उसके बाद आता है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो ये तबकात ए नासरी से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है, तो रिहला के रूप में जाना जाता है। बहमनी राजवंश का संस्थापक अलाउद्दीन हसन है, बहमनी राजवंश के संस्थापक। फिर उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो ये गांव के सरपंच के लिए। फुतूह ए आलमगीर लिखी गई थी, तो ये ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया था। फिर आता है भक्ति और सूफी आंदोलन, तो भक्ति और सूफी आंदोलन से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी भक्तों संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। फिर उसके बाद आता है इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये सुहरावर्दी संप्रदाय से थे, सुहरावर्दी संप्रदाय से थे ये। फिर उसके बाद आता है बहरमसा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। फिर नरमपंथी सिद्धांतों और योगियों ने भक्ति धर्म लोकप्रिय बनाया था, ये उत्तर भारत में। फिर इसमें बताना है सही मिलान नहीं है, सही मिलान इसमें क्या नहीं था? तो सुगन किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे, ये जो कि सही नहीं है। मुगल वंश बाबर, मुगल वंश में बाबर के बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता था। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की में लिखा गया है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। फिर उसके बाद आता है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ था? तो प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद आता है हुमायूं और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह के बारे में जानते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित है। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर उसके बाद सर हिंदी का। फिर उसके बाद आता है 15 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, ये चौसा का युद्ध। इस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई थी, बाद में सुल्तान की थी, ये शेरशाह सूरी। फिर उसके बाद आता है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नुसरत शाह बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, ये हाजी बेगम ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह का मकबरा। फिर उसके बाद आता है किस सेना ने अपनी टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? ये सिकंदर शाह इस्लाम शाह के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है अकबर, अकबर आता है तो अकबर में है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये हकीम खान थे, हकीम खान, ये जो कि महाराणा प्रताप के सेनापति थे। फिर उसके बाद आता है कि बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो ये अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों शाहजहां, जहांगीर,
अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था, ये अकबर के द्वारा शासन सबसे लंबे समय तक किया गया था। फिर मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ये स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। फिर उसके बाद आता है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो कि विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? यह अकबर के बारे में लिखा है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये अकबर की। फिर उसके बाद आता है दीने इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो ये 1576 में। फिर उसके बाद आता है इस युद्ध में मुख्य विरोधी का सही उल्लेख नहीं किया गया है। ये पानीपत के द्वितीय युद्ध, जो कि इसमें टीपू सुल्तान और मराठा, ये जो कि इसमें गलत है। जहांगीर के बारे में जानते हैं, तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू किसने की थी? तो ये जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो ये कैप्टन हॉकिंस को किया था। फिर उसके बाद आता है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। मुगल चित्रकला के किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये जहांगीर के। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया था, तो ये नूर जहां ने। फिर उसके बाद आता है परचिनकारी यानी कि पिट्रियाड्यूर यूरा का संबंध किससे है? तो ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये जो कि इसका संबंध है। शाहजहां एवं औरंगजेब से देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये कंधार था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है कि इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो ये A.L. श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था। फिर औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद ये जो कि दारुल इस्लाम है, जिहाद दारुल इस्लाम है इसका अर्थ जिहाद का। फिर उसके बाद मुगल प्रशासन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं कि मुगल प्रशासन में मुतबिस ये लोक आचरण अधिकारी होता था। फिर उसके बाद आता है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का तरीका, ये जो कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है। फिर मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, ये मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य काजी। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान काबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता है, ये सूरत को कहा जाता है। फिर मुगल कालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य कला, इससे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि इस मुगल काल के शासन में चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए गए थे। ये हुमायूं के दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ये अब्दुल रस्मद मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था आईने अकबरी। दसवंत और बासवन प्रसिद्ध चित्रकारी मुगल के दरबारी थे, ये अकबर के दरबारी थे। ये किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। फिर उसके बाद आता है यूरोपियन चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ये अकबर के दरबार में हुआ था। तबकात ए अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, ये निजामुद्दीन अहमद थे। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था हुमायूं नामा की रचना। फिर उसके बाद आता है किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि
यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बंगाल को समर्पित कर देगा और 10 लाख का दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ये शेर खान के द्वारा किया गया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था आईने अकबरी। फिर उसके बाद आता है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युग मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किया था। तो ये विलियम फिंच के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है सिख संप्रदाय एवं मराठा साम्राज्य। सिख संप्रदाय एवं मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गोविंद सिंह का। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? ये शिवाजी के। अष्टप्रधान मंत्री थी तो ये मराठा प्रशासन में। ये 69 बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। अष्टप्रधान मंत्री ये मराठा प्रशासन में थी। सरजामी प्रथा संबंधित थी तो ये मराठा भूराजस्व प्रथा से। फिर उसके बाद आता है मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य के विघटन के बारे में जानते हैं। इसमें दिया गया है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। इस मुगल बादशाह को वजीर गाजीद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो ये शाह आलम द्वितीय। फिर उसके बाद आता है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें नोट में दिया गया है कि तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता है कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। चांदनी चौक से पालम तक था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास में हम लोग देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में इसमें दिया गया है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु उगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग ये पुर्तगाली के द्वारा किया जाता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने पहले फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये सूरत में स्थापित किया था। फिर उसके बाद आता है कि इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ये थॉमस बेस्ट। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। फिर उसके बाद आता है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये बिहार में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ये सूरत में हुआ था। फिर उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। फिर रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी। फिर उसके बाद आता है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वह इलाहाबाद की संधि थी। फिर उसके बाद आता है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। फिर उसके बाद आता है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड लिटन का संबंध नहीं है इल्बर्ट बिल से।
लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवाजी बाजीराव द्वितीय। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे, तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोह का दमन। फिर उसके बाद आता है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। सिंधी, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, ये ग्वालियर को। फिर इसके बाद आता है किसने सिंधी विजय की उसका अधिकरण किया था? तो ये नेपेरियर के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन इस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो ये 1877 में नियुक्त किया गया था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ये लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था। इंपीरियल कैंडिडेट कैप्सर की स्थापना की थी, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में जानते हैं हम लोग। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त लागू 1793 ईस्वी में हुआ था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। फिर उसके बाद आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि बंगाल और बिहार में भू राजस्व किराए दर के अधिकारों को बंगाल किराए दर अधिनियम के द्वारा दिया गया था। ये 1885 के द्वारा दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी, ये मद्रास में लागू किया गया था। फिर उसके बाद आता है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, ये रैयतवाड़ी प्रथा को। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था, 1900 में पारित किया गया था। फिर उसके बाद आता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, ये उदारवादी दल के थे। महालवारी बंदोबस्त बंगाल में चालू किया था, तो ये हेलमेट मैकेंजी के द्वारा चालू किया गया था महालवाड़ी बंदोबस्त। फिर उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 और 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों के प्राकृत का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह लिखा है दादा भाई नौरोजी। रेलवे इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। फिर उसके बाद आता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। धन प्रवाहन सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। फिर आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे? तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों का समर्थन की कमी थी। फिर उसके बाद आता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब सम्मिलित की गई थी? तो ये दिसंबर 1856 में सम्मिलित किया गया था। फिर उसके बाद आता है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये मेरठ में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोह बनने का कारण नहीं था, तो ये अधिकारियों की अक्षमता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। फिर उसके बाद आता है 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये बेगम अवध के। 1857 ईस्वी के एक नेता कुंवर सिंह इस स्थान से संबंधित थे, तो ये जगदीशपुर से थे। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 विद्रोह किस जगह से शामिल हुए थे? तो ये आरा से शामिल हुए थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों
ये 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे, तो ये बाबू कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार से किए थे। फिर जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, ये जगदीशपुर के राजा थे। फिर उसके बाद आता है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो राजपूत कुंवर सिंह थे। मैं जानता भी हूं जगदीशपुर वही है, यह कहा था कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्रित था, ये जगदीशपुर था। फिर उसके बाद आता है कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजे हक खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। 1857 के विद्रोह की उर्दू कवि ने देखा था, तो ये मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। फिर उसके बाद आता है निम्न वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो ये साहूकार और जमींदार। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, तो ये हैदराबाद के निजाम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर उसके बाद आता है 1857 के विद्रोह बिहार का यह भाग अप्रभावित रहा, तो मुंगेर था। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, वह वासुदेव बलवंत फड़के थे। फिर उसके बाद आता है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो ये वीडी सावरकर के द्वारा। 1857 के सक्रिय भाग लिया था, ये नाना साहब कानपुर से लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से लिए थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लिए थे और बेगम जीतन महल ये दिल्ली से भाग लिए थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 1857 का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण से असफल रहा था, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। फिर उसके बाद आता है कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है, कथन में कहा जा रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ये जो कि कथन इसका क्या है? सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांशतः महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, ये भी इसमें सही दोस्तों, दोनों इसमें सही है और इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 1857 के विद्रोह एक षड्यंत्र की संज्ञा, ये सर जेम्स आउंट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया है। 1857 के विद्रोह को सक्रिय द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, ये वीडी सावरकर के द्वारा किया गया है, वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है। फिर महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी, तो 1 नवंबर 1858 को। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ही भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग। फिर उसके बाद आता है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, तो गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर भारत से। फिर उसके बाद आता है अन्य जन आंदोलन। अन्य जन आंदोलन के बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई जा रही थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे, तो ये दीनबंधु नील दर्पण के लेखक हैं। फिर प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की है? तो दीनबंधु के द्वारा किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ इस विद्रोह का उल्लेख सन्यासी में किया है। मुंगेर के बहरतिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बक्सास भूमि की वापसी की मांग। फिर उसके बाद आता है कूका आंदोलन को किसने गठित किया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह के द्वारा किया गया था। फैराजी कौन थे? तो फैराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फिर उसके बाद आता है फैराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन चलाया गया था, ये जौनपुर के करामत अली ने।
महाराष्ट्र में रामोसी कृषि जत्था स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किसके भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? ये खोद जनजाति थी। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंह भूमि में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बड़ौदा में हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये बिहार के। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सीधो और कान्हू के द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। फिर उसके बाद संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सीधो और कान्हू थे। 1855 ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो ये मेजर बरो को हराया था। उलग गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। फिर उसके बाद आता है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था तो 1899 में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। ये फरवरी 1900 में, 2 फरवरी 1900 में, 3 फरवरी 1900 में या 4 फरवरी 1900 में? बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गया था। 3 फरवरी 1900 में। फिर बिरसा मुंडा के किसके पक्ष में थे? तो झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। नोट में दिया गया है कि बिरसा मुंडा जाति का शासन पक्ष में थे, किसी राज्य से विशेष नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। फिर उसके बाद आता है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे तो धरती आबा का मानते थे। हौज विद्रोह हुआ था तो 1820 से 21 के दौरान हुआ था हौज विद्रोह। 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो अकाल की छापा महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। फिर उसके बाद आता है 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था तो किसान सभा के नेतृत्व में। फिर आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किसने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों के कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुआ था। फिर कर्जन के द्वारा इस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था, ये 1904 में पारित किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1917 में किया था। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को शामिल करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। फिर उसके बाद आता है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी और इसने महिला शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। फिर उसके बाद आता है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था, तो ये तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी तो शशि कुमार घोष के द्वारा किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ सह पत्रिका जुड़ी नहीं थी तो यंग इंडिया। फिर उसके बाद आता है यह अखबार मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था तो ये लीडर। निम्नलिखित में से अखबार का प्रकाशन पटना में होता था तो ये इंडियन नेशनल। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड है। राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम सही संयोजक क्या है? जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले है।
फिर उसके बाद आता है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से हम लोग देखते हैं 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने संख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था, तो ये बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय और उदार रजवाड़े। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो राजा राम मोहन राय हैं। फिर उसके बाद आता है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। फिर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे, ये स्वामी विवेकानंद थे। 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। फिर उसके बाद आता है कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया था। शारदा मणि कौन थी, ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। फिर उसके बाद आता है कि किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था, ये अवध में चलाया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज है। फिर उसके बाद आता है पुनः वेदों की ओर चलो का नारा, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता है, आर्य समाज कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। फिर प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज में कालानुक्रम रूप से क्या है, तो प्रथम इसमें क्या है, तो ब्रह्म समाज, जो कि ये पहला है। फिर उसके बाद आता है किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो ज्योतिबा फूले। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो मैडम HP ब्लावात्स्की के द्वारा किया गया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, तो 1870 ईस्वी में महागोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसमें बताना है कि सही सुमेलित है, सही सुमेलित इसमें कौन सा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय सभा राम मोहन राय। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवेनुवेली में भयंकर दंगे हुए थे, ये कौन थे, तो नाडार थे, नाडार थे। फिर उसके बाद आता है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहमुनाई मजदयासन सभा के लिए सही संयोजक है इसमें, तो आत्माराम पांडुरंग है। मोहनदास करमचंद्र गांधी है यंग इंडिया के लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख है ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज है। और नौरोजी फुरनोदोजी इनके द्वारा रहमतुनाई लिखा गया है। फिर भारतीय नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी, ये ज्योतिबा फूले। फिर फैराजी आंदोलन चालू किया गया था, तो ये हाजी शरीयतुल्लाह ने। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 में की गई थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भारत संघ के संस्थापक थे। फिर उसके बाद आता है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने शुरू की थी, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, तो ये वर्ष 1874 में। फिर उसके बाद आता है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1909 में। फिर राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। फिर उसके बाद आता है कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और तैयब जी के द्वारा। वीडी सावरकर हिंदू सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो 1937 में। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ होम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था तो शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति, महत्वपूर्ण, आवश्यक और सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये जो कि नहीं था। फिर उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुसलमानों ने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? तो ये 33 थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। फिर उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो ये बांकीपुरा में हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद आता है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, यह लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित किया गया था, इसके अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? तो ये भी चित्तरंजन दास थे। फिर उसके बाद आता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। फिर उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल का सिद्धांत के आधार पर आधारित थी, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था, यह कथन लाला लाजपत राय का है। 69 बीपीएससी में पूछा गया है। फिर कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, तो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल की आंदोलन पद्धति थी राज वामन मध्य बद्ध आंदोलन, राज वामध्य आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे तो शाही शहरी क्षेत्रों से थे। उग्रपंथी नहीं थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरमपंथी प्रावधान थे, ये 1906 के। फिर उसके बाद आता है ये नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे, अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले ने नरम दलीय तौर पर नहीं जानते थे तो ये बाल गंगाधर तिलक। फिर उसके बाद आता है शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को मशहूर थे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष की जेल हुई थी। फिर उसके बाद आता है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से हम लोग देखते हैं अभिनव भारत कौन संबंधित है? तो बीडी सावरकर है। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनय दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। फिर पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी, तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। फिर खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये मुजफ्फरपुर में किया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1924 में। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्ला खां को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, ये भगत सिंह थे।
फिर इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। फिर आता है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। चटगांव शस्त्रागार धावे के संबंधित कौन थे? तो ये सूर्य सेन थे। फिर उसके बाद आता है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों यानी कि कश्मीर, निजाम, हैदराबाद के त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन की शुरुआत किया गया था। उसका नाम क्या था? तो प्रजामंडल आंदोलन। फिर आता है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 69 बीपीएससी में पूछा गया था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। फिर उसके बाद आता है जर्मनी के समर्थन से काबुल का राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा गया है तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। फिर उसके बाद आता है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड में। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडायर को मारा था सरदार उधम सिंह के द्वारा। करजन वाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था तो मदन लाल ढींगरा को। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनय दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। फिर बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन में बंग भंग के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बायकट स्वदेशी आंदोलन के समर्थक इस समय स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना किए थे। ये देवघर में किए थे। फिर आता है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद आता है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ। इसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में। निम्न वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन का मुख्य अप्रभावित रहे। ये कृषक, मुसलमान। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। फिर उसके बाद आता है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? ये बंगाल विभाजन के दौरान। फिर उसके बाद आता है कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो कांग्रेस बनारस तथा कलकत्ता अधिवेशन में निम्नलिखित में से 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस स्वराज प्रस्ताव 1906 में पारित किया गया था। इसका प्रस्ताव उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। फिर 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। फिर उसके बाद आता है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का झंडा फहराया गया था। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में प्रसन्नतापूर्वक व्याख्या की थी। तो लॉर्ड मिंटो ने किया था। फिर उसके बाद आता है मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग के गठन से देखते हैं हम लोग सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नवाब सलीम उल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। फिर उसके बाद आता है मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो 1916 से 1919 ईस्वी से 1924 से या 1925 से, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। 1906 में मिंटो से शिमला
में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। फिर उसके बाद आता है कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महानतम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो डब्ल्यू हंटर के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है तो लॉर्ड मिंटो को। फिर उसके बाद आता है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1912 को। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसमें 1915 से 16 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। इसका योगदान होम रूल लीग आंदोलन स्थापना नहीं था तो टी.एस. अलकाट। फिर उसके बाद आता है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते थे? ये कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। फिर उसके बाद आता है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि यह इन देशों के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई थी। फिर उसके बाद गांधी उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में जानते हैं। गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन में इस कॉलेज में गांधी जी की पढ़ाई की गई थी तो श्यामल दास आर्ट कॉलेज भावनगर। इनकी कानूनी समस्या के समाधान के हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। ये गुजरात के दादा अब्दुल्ला। फिर उसके बाद आता है कि यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ये चंपारण। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण था पहला सत्याग्रह। फिर उसके बाद आता है नोआखली काल। महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, ये सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था तो वायकोमा सत्याग्रह में। यह व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे थे तथा 1930 में जेल भी गए थे तो जमानन लाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेडवेड चार्ली एंड्रोज। फिर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1917 में। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? तो ये मजदूर। फिर उसके बाद आता है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अस्त्र के रूप में प्रथम बार किया था तो अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था तो ये राजकुमार शुक्ल। फिर उसके बाद आता है कि चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए निम्न कदम उठाए थे। चंपारण कृषि समिति की स्थापना। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण में किया था। फिर गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये तिनकठिया पद्धति से जुड़ा था। फिर उसके बाद आता है यदि नील की खेती करने के छूट चाहते थे तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्वक कर देना पड़ता था तो ये तवान। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये नगदी फसल में। चंपारण आंदोलन संबंधित नहीं थे जयप्रकाश नारायण। फिर उसके बाद आता है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था तो चंपारण में। फिर उसके बाद आता है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण में किए थे। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बख्त मियां। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। फिर उसके बाद आता है किसान आंदोलन और किसान सभा। नाई धोबी बंद समाज बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। फिर उसके बाद आता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक पत्रिका प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार।
स्वामी सहजानंद संबंधित बिहार में किसान आंदोलन से थे। फिर उसके बाद आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था तो 1929 में हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। फिर उसके बाद आता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो 1936 में। बिहार में 1937 से 38 में बर्खास्त आंदोलन आयोजित किया गया था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। फिर उसके बाद आता है वह कौन सी जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। फिर उसके बाद आता है कि स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यान और यदुनंद शर्मा में से बिहार किसान सभा से जुड़े थे तो उपरोक्त में से एक से अधिक ये सभी लोग जुड़े थे। फिर उसके बाद आता है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले। बिहार में किसान आंदोलन से के साथ जुड़े थे तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। फिर बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। फिर उसके बाद आता है एक सन्यासी जो फिजी की एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उन्हें जिलों में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? बाबा रामचंद्र हैं। फिर ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से देखते हैं क्वेश्चन। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1920 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम.एन. रॉय थे। फिर इसके बाद आता है ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण का समय था तो 1926 से 39 तक। भारत में मजदूर किसान आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। फिर रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, इसके बारे में जानते हैं। तो रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था तो सन 1919 में। रोलेक्ट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समिति करना। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर उसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में भारतीय इतिहास के संबंध में जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा हुआ है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए क्यों जमा हुए थे लोग? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन में। फिर इसके बाद आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला था उधम सिंह ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया था तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। फिर उसके बाद आता है कांग्रेस ने 1918 में मोडफोर्ड सुधार पर आलोचनात्मक रुख अपनाया जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी यानी कि सप्रू, जयकर और चिंतामणि से अलग हो गई थी। इन लोगों ने गठित किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को। फिर उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। फिर उसके बाद आता है इन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ये महात्मा गांधी। फिर उसके बाद आता है वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। 1921 में मोपला आंदोलन की शाखा खिलाफत आंदोलन की थी। फिर असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1920 में प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने
लोगों को फिर से शराब पीने की प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की थी जो शराब पीते थे और उस प्रदेश का नाम बताए, तो ये बिहार था। फिर उसके बाद आता है किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे, ये छपरा से थे। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद आता है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो ये चौरी चौरा कांड। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है, तो ये नाडियाल नाडियाड में सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। फिर उसके बाद आता है कि असहयोग आंदोलन में स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, फिर उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन करना और गांधी जी की गिरफ्तारी। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। पहला इसमें है कि आंदोलन में केवल उच्च जातीय और अमीर ने भाग लिया था, ये सही नहीं है। मद्रास की जस्टिस पावर्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव में बहिष्कार किया गया, ये भी इसमें सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन अपनी लाभप्रदात वकालत छोड़ दी थी, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति के कारण था, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। फिर उसके बाद आता है कि असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे थे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले थे, ये जयप्रकाश नारायण। फिर आता है स्वराज पार्टी का गठन 1923। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इसमें दिया गया है कि स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी के गठन किसने किया था, तो CR दास व मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फिर बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। राजस्व आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र घोषणा की थी, ये CR दास के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927 में दिया गया है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो 1928 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया, इसका विषय क्या था, तो मोतीलाल नेहरू जो कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। फिर उसके बाद आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो कि 1929। इसमें दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, 1929 में लाहौर अधिवेशन में। फिर उसके बाद आता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर के कांग्रेस पारित किया गया था, तो 1929 में। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, ये 26 जनवरी 1930। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाया गया था। फिर आता है 1929 में लाहौर अधिवेशन में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से हम लोग देखते हैं दांडी यात्रा की गई थी, तो 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था, तो ये दांडी से। इन लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये जो कि महिलाएं थी, इन्होंने भाग लिया था। फिर उसके बाद आता है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, तो नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। फिर उसके बाद आता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था, तो ये चौकीदारी कर। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी, तो 24 दिन तक चली थी। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो ये रचनात्मक कार्यक्रम को। फिर उसके बाद आता है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो ये पटना की थी।
गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। फिर गांधी इरविन समझौते हस्ताक्षर होने की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ था, तो ये कराची अधिवेशन 1931 में। फिर उसके बाद आता है कि मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में से इसमें से भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो ये लंदन से। फिर उसके बाद आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इस प्रश्न पर असफल रहा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये तीसरा हुआ था। फिर उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो प्रथम और तृतीय। फिर सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इससे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। इसमें दिया गया है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, ये अछूतों के लिए। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों की कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 व 147 सीटें दी गई थी। फिर उसके बाद आता है पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। फिर उसके बाद आता है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। फिर लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 1946 में। फिर उसके बाद आता है पंचायती चुनाव, त्रिपुरी संकट और पाकिस्तान की मांग, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रांतीय सरकारों का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के तहत। अपनी किस कार्यकारी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। फिर उसके बाद आता है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। पाकिस्तान अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। फिर आता है नाउ नार नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो ये रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये 1940 में। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में हुआ था, एवं क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रस्ताव किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। फिर उसके बाद आता है 1940 में विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था, तो ये पवनार महाराष्ट्र से। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि इसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांक चेक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे, तो मार्च 1942 में। फिर उसके बाद आता है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने
कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा, तब उन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। करो या मरो का संबंध ये भारत छोड़ो आंदोलन से था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो के प्रारंभ किया था, ये उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। फिर उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे व्यापक रहा है? ये बिहार और संयुक्त प्रांत में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहां लाए गए थे? तो ये पटना में लाए गए थे। फिर उसके बाद आता है श्रीपति श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो श्रीमती राम प्यारी थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में। फिर उसके बाद आता है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूरी रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो मुंगेर था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का नेता महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार का वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था, तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। फिर इसके बाद आता है 1942 में इस त्योहार को अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भाग निकले थे, तो दीपावली के त्योहार को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। फिर उसके बाद आता है कि भारत, इसमें कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पृथक रहा, ये जो कि क्या है? सही है। कथन में कारण में कहा जा रहा है कि इसका विचार था कि आंदोलन भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, ये जो कि इसका गलत है। तो इसमें ये सही है, आर गलत है। फिर उसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से जोड़ा गया था? तो ये जर्मनी में जोड़ा गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1942 में हुआ था। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तत्कालीन मलय। फिर उसके बाद आता है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे, तो शीलभद्र याजी। सुभाष चंद्र बोस को निकोबार द्वीप समूह का नया नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। फिर उसके बाद आता है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश वकील कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप से रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर P लॉरेंस के द्वारा। ये कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे। J एंड्रॉयड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो वेबेल ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन में एक सदस्य नहीं थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। फिर उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन में भारत आया फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह मार्च
1946 में आया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का रेखांकन करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था, तो ये रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, सिरिल रेडक्लिफ। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था, ये सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों वार्ताएं की थी? अब्दुल कलाम आजाद। फिर राष्ट्रीय अंतरिम सरकार को रियासतों का विभाग किसने दिया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य तथा कृषि विभाग था। फिर अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल श्रम विभाग की किसने सौंपा गया था? तो ये जगजीवन राम को। फिर इसके बाद आता है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र भारत का अंतरिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। फिर आता है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था, ये 16 जुलाई 1947 को। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। फिर इसके बाद आता है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 में। भारत का संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1773 में। लॉर्ड मियो के 1870 में संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से सही है। केंद्रीय और प्रांतीय विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांत सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसमें मौजूदा आत्मसमानता को सुधारने का प्रयास किया गया था। इसने प्रांतों के वास्तविक आवश्यकताओं पर केंद्रित किया था। फिर इसके बाद आता है कि जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल का फैसला को रद्द करने का अधिकार मिला था, ये 1786 का। नागरिक सेवा के लिए प्रतिभागी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था तो 1853 में। फिर इसके बाद आता है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? ये 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के निम्नलिखित कथन सही है। इसमें दिया गया है इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये भी सही है। इसमें इस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया था, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909। फिर इसके बाद आता है द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोन कार्लिस को माना जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी थी। फिर उसके बाद आता है 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे, लॉर्ड जॉर्ज थे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। फिर इसके बाद आता है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। 1935 का। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। फिर उसके बाद आता है विविध से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग दोस्तों। रजनी पामदत्त ने कहाँ के साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे? उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में कहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर इसके बाद आता है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इनके लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। फिर इसके बाद आता है किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद आता है कि एक
अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत के तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कहा था तो टीबी मैकाले ने। सही युग में इसमें कौन सा है? 1905 बंगाल विभाजन और 1919 रोलेट सत्याग्रह। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर उसके बाद आता है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। वे समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद आता है कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? और आसफ अली ने। फिर सही क्रम को व्यवस्थित करना है इसमें, सूरत विभाजन, मिंटो, उसके बाद आता है मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद होम रूल आंदोलन, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। फिर उसके बाद दिया गया है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं की हिंसा व अभ्यस आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। उसके बाद आता है ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को पेंट किया है, तो ये अविंद्रनाथ टैगोर ने। नील विद्रोह, होम रूल लीग, बंगाल विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे पहले हुआ था तो नील विद्रोह हुआ था। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांतिकारी नारे स्वतंत्रता, समानता और ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था, तो ये भाईचारा का। अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के इस राज्य से संबंधित थे, तो ये कर्नाटक से संबंधित थे। फिर आता है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ये मौलाना हसरत मोहानी। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता ये पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सचिंद्रनाथ सिन्हा को। फिर उसके बाद आता है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी पहचान कीजिए, तो 1925 और 1925। फिर आता है कालानुक्रम में रूप से प्रथम है कि क्रिप्स मिशन, भारत के आगमन, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और गांधी इरविन समझौता, ये होम रूल लीग आंदोलन है। फिर इसके बाद आता है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अबुल गफ्फार खान था। सीमांत गांधी अबुल गफ्फार खान को कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है खान अबुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड सॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। जमींदारों का कृषक मांगने तथा बेगार अवध उपकार को इनमें से भी जाना जाता था, तो ये बेथी। फिर इसके बाद आता है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के थे। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में भेजा गया था। फिर उसके बाद आता है कैथरीन मियो, एडर्स हैलेक्से, चार्ल्स एंड्रूड और विलियम डग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी हैं। फिर विश्व शांति और आपसी सहयोगी स्थापित करने के लिए नेहरू जी कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किए थे? तो ये गुट निरपेक्षता का। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता पूर्व के बिहार में यह एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो ये कुर्मी थी। देवबंद में उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आजाद। निम्न जोड़ी सही है। सी आर दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। पंजाब भूमि के अलगाव अधिनियम पारित हुआ था 1900 में। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्यिक मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार की चलती और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सचिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया था। फिर इसके बाद आता है इसमें कहा जा रहा है कि सही सुमेलित है। बारदोली गुजरात में हुआ था, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरबदा महाराष्ट्र में, नोवाखली बांग्लादेश में। मदर टेरेसा किसके द्वारा धर्म संघ कहा जाता है? तो ये मिशनरी ऑफ
चैरिटी, मिशनरी ऑफ चैरिटी। फिर उसके बाद आता है निम्न युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है। सबसे पहले पानीपत का, उसके बाद हल्दी घाटी, फिर उसके बाद प्लासी और उसके बाद बक्सर का। फिर उसके बाद आता है साहित्य, कला, संस्कृत और पुरस्कार। साहित्य, कला और संस्कृत और पुरस्कार से देखते हैं हम लोग कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, तो ये गीता रहस्य। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे, तो वैलेंटाइन सिरोल थे। अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। इसमें बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है, तो पुस्तक दिया गया है और लेखक दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ये मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद्र के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये के दत्त के द्वारा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द इंडियन मुस्लिम्स, ये डब्ल्यू हंटर के द्वारा। फिर उसके बाद आता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब लेखक CR दास। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो अल हिलाल। दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। फिर राजनीतिक रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर हैं। झंडा गीत किसने लिखा है, तो श्यामलाल पार्षद। एक गौरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड हैं। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई, तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। फिर उसके बाद आता है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, तो सखाराम गणेश देवस्कर। बांग्ला नाटक नील दर्पण अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसमें सही सुमेलित है, तो इसमें सही सुमेलित क्या है, तो आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य बुर्जा, असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नट्टी, राजस्थान का घूमर। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि यह युग्म गलत है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी, ये जो कि बांसुरी, ये गलत है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार। इन विदेशी नागरिकों को भारत रत्न प्रदान किया गया था, नेल्सन मंडेला को। फिर उसके बाद आता है कि सुखवंश सिंह अरुण शौरी, धर्मवीर भारती और कमलेश्वर में से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पत्रकार है, तो अरुणा शौरी हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार साम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हम लोगों ने संपूर्ण इतिहास को एक ही वीडियो में कवर किया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।